हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि ओम्स लॉ क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं, है ना, थोड़ा सा बैकलॉग में जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम कि ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास क्या है, काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्टीडी डायरेक्शन, स्टीडी फ्लो हो इनका, मतलब ये एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करें। तो हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमने इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, और वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमने एक बैटरी के फॉर्म में अप्लाई किया। मान लिया ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज जो है V दे रखा है। इस V का मतलब क्या है, ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि ये वाला जो टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है, अगर हम बोलें कि इस साइड का पोटेंशियल V1 है और इस साइड का पोटेंशियल V2 है, तो कहने का मतलब ये है कि V1 माइनस V2 जो होगा वो V होगा। ये जो V1 माइनस V2 है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ये जो बड़ी वाली प्लेट हमें दिख रही है, बैटरी जनरली होती क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। इस तरीके से कई सारे सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। तो ये जो टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, और इस साइड को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। जनरली हम ये क्या लेते हैं, इसको जनरली पॉजिटिव लेते हैं इसको, और इसको जनरली लेते हैं नेगेटिव, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। अगर हम बोलें कि ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3। अगर हम बोलें कि ये V वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। तो यहाँ पे ये जो V हमें दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज है, ये बैटरी जो है ये एक तरीके से क्या काम कर रही है, इसमें क्या होगा, इस टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो टर्मिनल है ये डायरेक्टली कंडक्टर के इस वाले एंड से कनेक्टेड है, तो ये वाला एंड हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला जो एंड है इस पर काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये इधर। हालांकि ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये लीनियर नहीं होगा, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत जिगजैग मोशन करेगा, लेकिन इसकी ड्रिफ्टिंग जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और इधर पहुँचा, तो शिफ्ट तो इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन मोशन जो है वो पूरी तरीके से लीनियर नहीं है, मोशन कैसा है, जिगजैग, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्टिंग किधर हो रही है, ड्रिफ्टिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब क्या होगा, हमें पता है कि करंट जो होती है, करंट क्या है, करंट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्टीडी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। बैटरी के बाहर करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। तो ये करंट हमें देखने को मिली। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते गए, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। जैसे जैसे हम V की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, इन द सेम मैनर करंट विल ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज। जैसे जैसे हम V की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, हम ज़्यादा वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, है ना, और या बैटरी के वोल्टेज को क्या करें, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, तो करंट भी उसी ऑर्डर में इंक्रीज होने लगी। तो ये जो करंट का चेंज है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू द कंडक्टर, इस करंट को हम लिख सकते हैं कि ये जो I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है यहाँ पे, V जो है ये अप्लाइड वोल्टेज है, V यहाँ पर हमें दिया हुआ है अप्लाइड वोल्टेज, और ये जो करंट है
इसको हम लिखेंगे करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर। V यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, ये V जो है ये अप्लाइड वोल्टेज है, और I जो है, I को हम बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बहुत सी किताबों में हमें इस तरीके से भी लिख के दिया होता है V प्रोपोर्शनल टू I। बहुत सी बुक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ये जो तरीका है, इसको ओम्स लॉ को लिखने का ये तरीका जो है गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम V को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि V इज़ अप्लाइड वोल्टेज, तो यहाँ पर हम V प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिख सकते। लेकिन NCERT में कई सारी किताबों में हमें इस तरीके से लिख के दिया हुआ है, तो वहाँ पर V का मतलब क्या है वो हम बताते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। जैसे मान लिया ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर लेके चलो, ये मान लिया कोई कंडक्टर हमें दिया हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, इस पर वोल्टेज कितना है, V अप्लाइड। कितना है ये, मान लिया V है। अब इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल जो हैं, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल इस बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप फिर से बोलोगे कि V होगा, क्योंकि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल से ये जो कंडक्टर है डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब कंडक्टर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। तो उस पर वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस केस में हम दोनों को V लिख रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे कि अगर यहाँ से I करंट जा रही है, तो V अक्रॉस जो है वो क्या होगा। तो ओम्स लॉ ने हमें बताया कि ये जो करंट हमें मिली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V अप्लाइड के, अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो करंट हमें मिली। मतलब जितना अप्लाइड वोल्टेज होगा करंट उतनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन बुक्स में या NCERT में हमें दिया हुआ है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वहाँ पर वो लोग जो V की बात कर रहे हैं वो V अक्रॉस वाला है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना वोल्टेज जो हमें मिल रहा है, बाद में हम थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो बोलेंगे कि जो V अक्रॉस हमें मिल रहा है ये इस करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हमें मिलेगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से करंट कितनी पास हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से भी दिखाते हैं, वहाँ पे वो V जो बोल रहा है वो V अक्रॉस है। लेकिन ये चीज़ जो है पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो स्टेटमेंट ये है कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं ज़रा। अब ये जो हम लोगों ने लिखा कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अप्लाइड, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को हम लिखते हैं 1/R। ध्यान रहे यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 1/R है, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में क्या हो रहा था, ये जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराते हुए जा रहे थे। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, रास्ते में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराता हुआ ये जा रहा है। ठीक है, या कई सारे एटम्स जो हैं उनसे टकराता हुआ जा रहा है। तो वो जो टकराना है उस सिचुएशन में इसकी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी या लॉस्ट हो जाएगी। कुछ एनर्जी जो है इसकी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। मतलब जितनी एनर्जी ये यहाँ से लेके जा रहा है उसका कुछ पोर्शन टकराने में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाएगा तो एक चीज़ या एक प्रॉपर्टी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है जो इस चीज़ का अपोज करेगी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर हम लिखें R की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि R इक्वल्स टू होता है ρL/A। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जितना लंबा रास्ता होगा रुकावटें उतनी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इसको टकराते हुए जाना पड़ेगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो है ये प्रैक्टिकली देखा गया। हमने लेंथ डबल कर दी, ट्रिपल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना मिला। रेजिस्टेंस को हमने करंट के टर्म्स में नोटिस किया वहाँ पे।
जब हम रीडिंग ले रहे थे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट की वैल्यू नोट की, तो V/I से हमने क्या किया, रजिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो जब 10 मीटर का वायर लिया गया तब जो रजिस्टेंस मिला और 20 मीटर का वायर लिया गया तब जो रजिस्टेंस मिला वो डबल हो गया। इट मीन्स R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिमिलरली R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लिया ये कंडक्टर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से करंट जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे कट करो, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इस कंडक्टर का अगर हम एरिया बढ़ा दें तो करंट को बहुत सारे पाथ मिलेंगे ट्रैवल करने के लिए, करंट को कई सारे पाथ मिलेंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए। इट मीन्स रजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ था। अब हमें पता है कि रो जो है यहाँ पे क्या है, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस, स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये क्या होता है देखो ध्यान से। जब कोई मैन्युफैक्चरर है जो वायर बनाता है, उसने बोला कि इस वायर का रजिस्टेंस जो है, उसने बोला कि 20 ओम है, ठीक है। इस वायर का रजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। तो अगर हमने 10 मीटर का वायर लिया, 20 मीटर का वायर लिया, तो रजिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि इस वायर का जो रजिस्टेंस है, उसने बोला कि इस वायर का जो रजिस्टेंस है वो 20 ओम है, लेकिन किसी आदमी ने मान लो 40 मीटर वायर लिया तो उसे कुछ और रजिस्टेंस मिलेगा, 60 मीटर वायर लिया तो रजिस्टेंस कुछ और मिलेगा। तो अलग अलग लेंथ के लिए और अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर के लिए रजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें अलग अलग देखने को मिली। तो उस केस में हमने सोचा कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सारी डायमेंशंस के लिए सेम हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। ये जो रजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रजिस्टेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है ना। उसके अलावा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बट डायमेंशन ऑफ कंडक्टर से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो रजिस्टिविटी है ये ना तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। मतलब पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया का जो भी रेजिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि किसी भी कंडक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, तो हम बोलेंगे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज रजिस्टिविटी, बिकॉज रजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सो रजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमें पता चला। 1/, रजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रो को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। 1/, रजिस्टिविटी होता है रो, 1/, रो को हम बोलते हैं सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा होगा, और सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसी तरीके से आर जो हमें दिया हुआ है रजिस्टेंस, अगर हम 1/r करें तो ये बन जाता है जी, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। 1/r जो है इसको हम बोलते हैं जी, या फिर इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रजिस्टेंस की जो यूनिट होती है इसको हम लिखते हैं ओम, ओम बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं मोहो, MHO, या फिर ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो हम लोगों ने रजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट जो है उसी ऑर्डर में बढ़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, और हमने देखा कि करंट का जो वैल्यू है वो रजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम ऐसा वायर ले रहे हैं जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर हम बोलें कि हमने 2 वायर लिए, दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन एक का रजिस्टेंस ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट हमें मिलेगी कम। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि करंट जो है मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है। करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें ज़रा। अब हम बात करते हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर,
और ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल, है ना, या नॉन ओमिक कंडक्टर बोल सकते हो। होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ओम्स लॉ हमसे कहता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, करंट डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा किधर आएगा, बाई एक्सिस पर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये एक्स एक्सिस पे आएगा। अब आई जो है इसको हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर जो है वो इस ग्राफ का हो जाएगा स्लोप, और ये 1/r जो है वो कांस्टेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो 1/r जो है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हमने ये एंगल मान लिया थीटा, तो tan थीटा कितना होगा यहाँ से, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 1/r। स्लोप कितना होगा इस ग्राफ का, वो होगा 1/r। क्लियर है ये चीज़, 1/r जो है वो इस ग्राफ का हमें स्लोप मिलेगा। अगर हम ये सेम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे होते, अगर हम इस एक्सिस पे करंट लेते और इस वाले एक्सिस पे वोल्टेज लेते, तो हम इसको कैसे लिखते, y इक्वल्स टू mx होता है, y की जगह पे यहाँ क्या आता है v, x की जगह पे क्या आता है i, तो v इक्वल्स टू होता है i इंटू आर, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाता, r हो जाता। मतलब इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है r होगा, और इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है 1/r होगा। मतलब अगर हम y एक्सिस पे करंट लेते हैं तो स्लोप होगा 1/r, अगर हम y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो स्लोप होगा r। होता क्या है, हमें पता है कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टिविटी जो है बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटती है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ता है और यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ग्राफ हमें दे रखे हैं इस तरीके से, ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, तो बताओ ज़रा कि रजिस्टेंस इस वाले केस में ज़्यादा होगा या इस वाले केस में ज़्यादा होगा। हमें पता है कि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो 1/r है, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इस वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्राफ, तो हम लिखेंगे यहाँ से 1/r2 इज़ ग्रेटर देन 1/r1। हम क्या लिखेंगे, इस वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है, इसका स्लोप है कितना 1/r, तो हम लिखेंगे 1/r2 इज़ ग्रेटर देन 1/r1। इट मीन्स जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो r1 लेस देन r2, सॉरी कितना हो जाएगा, r2 लेस देन r1। इन्वर्स लोगे तो इनइक्वालिटी जो है पलट जाएगी, r2 इज़ लेस देन r1। हमें पता है कि कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, रजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसका मतलब अगर R1 ज़्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि T2 इज़ लेस देन T1, मतलब T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा। तो हमने टेम्परेचर में रिलेशन यहाँ से निकाल लिया, और हम रजिस्टेंस का रिलेशन जो है वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। या टेम्परेचर की अभी बात ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रजिस्टेंस का रिलेशन निकाल रहे थे ना, तो यहाँ से निकल आया। इस केस में रजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, अगर हम बोलें कि दो ग्राफ है, ये T1 टेम्परेचर पर है, T2 पे, तो हमें पता है कि इसका स्लोप जो है, इसे 2 ले लो, इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि हम लिखेंगे R2 ग्रेटर देन R1। इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार इनको देख सकते हो। अब जो मटेरियल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि R की वैल्यू जो है कांस्टेंट है। जब हम लिखेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो अगर R कांस्टेंट होगा तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, इट मीन्स रजिस्टेंस जो है उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, उनको हम बोलते हैं ओमिक मटेरियल। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, उसको देखो ज़रा। कि ये जो ग्राफ हम ले रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रेंट में होना चाहिए। यहाँ पर हमने लिया V, यहाँ लिया I। ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए और इस वाले क्वाड्रेंट में भी।
अगर हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, जैसे ये कोई कंडक्टर है, रेजिस्टेंस को इस सिंबल से डिनोट करते हैं ना, अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन, जैसे अभी करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, अब हमने क्या किया, इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर बैटरी की पोलैरिटी को हम रिवर्स करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स। जब वोल्टेज पॉजिटिव तो करंट पॉजिटिव, जब वोल्टेज नेगेटिव तो करंट नेगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ हमें सिमेट्रिकली देखने को मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये ओमिक कंडक्टर है, मटेरियल जिसके वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर हमें ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट में मिलता है और दूसरे में नहीं मिलता है तो फिर हम इसको लीनियर रिलेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के लिए लीनियर है, लेकिन ओवरऑल जो है लीनियर नहीं है। जैसे डायोड की अगर हम बात करें तो डायोड के केस में जो ग्राफ हमें मिलता है, इन केस ऑफ डायोड, वो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ जो है लीनियर नहीं है, मतलब इसका स्लोप जो है तो ये जो ग्राफ है ये लीनियर नहीं है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है लीनियर नहीं होगा, मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में सारी चीज़ें जो है डिस्कस की यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें रिवाइज करके आना है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।